हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज से सामान्य ज्ञान पॉकेट जी के जो खान सर का पब्लिकेशन है आरबीडी का, खान सर ने उन्हें प्रोवाइड किया है बिहार दरोगा के लिए पढ़ने के लिए, और काफ़ी अच्छी बुक भी है। तो आज से मैं उसका रीडिंग लगा रही हूँ और आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपके पास समय नहीं है या फिर आप जॉब करते हैं तो अपने कान में हेडफोन लगा करके मेट्रो में, बस में, जहाँ पे आप सफ़र कर रहे हैं वहाँ पर आप इस वॉइस टोन को सुनते हुए आप अपना भी काम भी कर सकते हैं, या फिर घरेलू महिलाएं जो खाना बना रही है या फिर कुछ और काम कर रही हैं या फिर कहीं जा रही हैं तो वो कान में अपना हेडफोन लगा करके और इस बुक को सिर्फ सुनते जाइए। और मैं आपके लिए रीडिंग लगा लेती हूँ और इसी बहाने मेरा भी रीडिंग हो जाएगा। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए हम लोग आज भारत का संविधान स्टार्ट करते हैं। और इस तरह से इसमें स्टार्टिंग दिया हुआ है। भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। भारत में संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी शासन एक तरफ है और ब्रिटिश ताज का शासन एक तरफ है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से लेकर के 1858 तक है और ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से लेकर के 1947 तक है। राजगोपालचारी फॉर्मूला जो कि 1944, विवेजा योजना 1945, कैबिनेट मिशन 1946, माउंट बेटन योजना 1947, बाल्कन प्लान 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 1777 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया तथा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के अधीन कर दिया गया। पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे तथा 3 अन्य चैम्बर्स लिमेंस्टर व हाइट न्यायाधीश थे। अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार एवं उपहार तथा रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 ब्रिटिश संसद वर्ग के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया। इस एक्ट को बंगाल जुडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार व उड़ीसा, पहले ओडिशा के लिए भी विधि बनाने का अधिनियम प्राप्त हो गया। इस एक्ट द्वारा राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इस एक्ट द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। कंपनी के राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में आ गए, जबकि व्यापारिक मामले पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण रहा। गवर्नर जनरल के परिषद को युद्ध संधि, सैन्य शक्ति, राजस्व तथा देसी रियासतों के अधीक्षण आदि की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना देसी रियासतों के साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता था। 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से EIC कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया एवं भारतीय राजस्व से नियंत्रण बोर्ड के सदस्य व कर्मचारी को वेतन दिया जाएगा। 1813 का चार्टर अधिनियम। स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। कंपनी को अगले 20 साल के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, किंतु चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार अभी भी बन रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। 1833 का अधिनियम। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतया समाप्त कर दिए गए और इस एक्ट के द्वारा भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया, परंतु दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किया गया। नियामक कानून के स्थान पर अधिनियम एक्ट शब्द का प्रयोग किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल
चौथा विधि सदस्य शामिल कहा गया वो बने। 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषद 6 सदस्य की स्थापना की गई। पहली बार विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति सिविल सेवा में भारतीयों को भी अवसर देने का प्रावधान किया गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लागू दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1773 तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 को समाप्त कर दिया गया। भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत की सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में थी। यह एक नए पद भारत सचिव तथा उनकी सहायता के लिए 15 सदस्य 7 सदस्य निर्देशक मंडल कंपनी से व ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 सदस्य। भारत परिषद का गठन। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा क्योंकि यह भारत में ब्रिटिश क्राउन की प्रतिनिधि था। महारानी विक्टोरिया ने इस अधिनियम में भारत मलिका की उपाधि धारण की। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। 1860 ईस्वी में पहली बार जेम्स विलियम के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया। इसमें मुगल सम्राट पद समाप्त कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव के रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य शामिल किया गया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा विभागीय प्रणाली आरंभ की गई जिसके फलस्वरूप भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। लॉर्ड कैनिंग द्वारा वायसराय को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीयकरण के स्थान पर विकेंद्रीयकरण की नीति प्रारंभ की गई। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में वर्ष 1862 ईस्वी में मनोनीत किया। 1865 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विधायी शक्तियों में वृद्धि की गई। इसे प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा नियत करने तथा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। 1873 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया कि EIC को कभी भी भंग किया जा सकता है। नोट यहाँ पे यह दिया गया है, EIC को 1 जनवरी 1874 ईस्वी में भंग किया गया था। 1869 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। 6 सदस्य की केंद्रीय कार्यप्रणाली गवर्नर जनरल के नियुक्त करके लोक निर्माण का कार्य भी दिया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा भारत में आंशिक रूप से पहली बार संसदीय शासन की शुरुआत हुई। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया। विधानमंडल के सदस्य को बजट पर वाद विवाद करने का तथा प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ, किंतु बजट पर मत देने का अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। भारत परिषद अधिनियम 1919। मार्ले मिंटे सुधार। मार्ले सचिव मार्ले का मतलब सचिव है, मिंटे का मतलब वायसराय है और सुधार अधिनियम। सुधार का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1919 में पारित किया गया। यह अधिनियम फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर आधारित है। यह अधिनियम के कारण तत्कालीन भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता था। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल में के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने एवं बजट पर संकल्प रखने का अधिकार।
पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति हुई। पहली बार इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में 2 भारतीय केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी की नियुक्ति मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था हुई। यहाँ पे नोट दिया गया है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1919 का भारत परिषद अधिनियम था। भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, एक राज्य परिषद 5 वर्ष कार्यकाल व 60 सदस्य, 34 निर्वाचित व 26 मनोनीत, 2 केंद्रीय विधान सभा जिसमें 3 वर्ष कार्यकाल व 144 सदस्य जिसमें से 104 निर्वाचित व 40 मनोनीत की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। महिलाओं को भी मताधिकार समिति रूप में दिया गया। भारत सचिव का खर्च जो 1793 से भारत के राजस्व से दिया जाता था, अब वह ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। लियोनेल कार्टिस को द्वैत शासन का जन्मदाता कहा जाता है, जिन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक डायरकी में भी किया है। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना, प्रांतीय बजट को केंद्र बजट से अलग कर दिया गया, वैधानिक आयोग का गठन किया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपीय लोगों तक विस्तारित कर दिया गया। भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। पहली बार समिति के रूप में प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर समिति मताधिकार, पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर लोकसभा का राज्यसभा का गठन किया गया। इसमें यह भी प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन होगा जो 1919 के शासन की समीक्षा करेगा, किंतु 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में साइमन कमीशन को भेज दिया गया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। हस्तांतरित विषय में शिक्षा, चिकित्सा सहायता, स्थानीय स्वायत्त शासन, पुस्तकालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि शामिल थे। आरक्षित विषय रक्षा, विदेश मामले, वित्त, कर, भूमि, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह, श्रमिक कल्याण एवं सार्वजनिक सेवाएं आदि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम को असंतोषप्रद व निराशाजनक कहा। लोकमान्य तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा कहा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, इस अधिनियम ने जनता के लिए नवीन बंधन गांठ दिए हैं। नोट: इस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को भारत में भारतीय सचिव मॉन्टेस्क्यू व वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इसका उद्देश्य भारत के उत्तरदायी शासन, भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देना की स्थापना करना था। भारत शासन अधिनियम 1935। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं व मजदूरों को शामिल किया गया। मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला। भारत में मुद्रा व साख पर नियंत्रण का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया। इस पर वायसराय का निर्माण बढ़ाया गया। इस अधिनियम द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 2 अन्य न्यायाधीश थे। भारत परिषद को समाप्त किया गया। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया और 2 नए प्रांत सिंध व उड़ीसा का निर्माण किया गया। इस
इस अधिनियम द्वारा 11 राज्यों में 6 बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई। इस अधिनियम के 14 भाग, 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां शामिल किए गए। नोट: अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल वायसराय को सौंपी गई। संघ लोक सेवा आयोग के साथ ही प्रांत सेवा आयोग व संयुक्त सेवा आयोग का भी गठन इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। पंडित नेहरू 1935 के शासन अधिनियम को इन्होंने दास्ता का घोषणा पत्र या दास्ता का चार्टर कहा। नेहरू 1935 का अधिनियम बिना ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है। मोहम्मद जिन्ना ने कहा, पूर्ण सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा, बिल्कुल अस्वीकृत। पंडित मदन मोहन मालवीय के शब्दों में यह एक्ट ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। वर्ष 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। ब्रिटिश शासन समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्यों भारत व पाकिस्तान की स्थापना की गई। वायसराय पद समाप्त कर गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को, जबकि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। भारतीय रियासतों को अधिकार था कि वे पाकिस्तान में सम्मिलित हों या भारत या स्वतंत्र रहें। दोनों डोमिनियन राज्यों को अपना संविधान बनाने, किसी अन्य देश का संविधान अपनाने या किसी के ब्रिटिश कानून को निरस्त करने का अधिकार था। वे ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर सकते थे। दोनों ही राष्ट्रों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अलग होने की स्वतंत्रता थी। कोई भी ब्रिटिश अधिनियम इन दोनों राष्ट्रों पर तब तक लागू नहीं हो सकता था जब तक कि ये राष्ट्र कानून द्वारा ऐसी सहमति ना दे। दोनों राष्ट्रों को यह भी अधिकार था कि संविधान के निर्माण व क्रियान्वयन तक वे अपने लिए विधानसभा बना सकते थे। भारत सचिव पद समाप्त कर इनकी सभी शक्तियाँ राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को सौंप दी गई। नए संविधान लागू होने तक संविधान सभा ही विधानसभा के रूप में कार्य करेगी और शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलेगा। इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट पद समाप्त कर दिया। 1935 के अधिनियमानुसार विधानसभाएं कार्य करेंगी। बंगाल व पंजाब का 2 भागों में विभाजन किया गया। माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य ही रह गए, 229 ब्रिटिश प्रांतों से व 70 विदेशी रियासतों से। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य 55 संयुक्त प्रांत से व देशी रियासतों में से सर्वाधिक सदस्य मैसूर 7 से थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कम्युनिस्ट पार्टी ने दास्ता का घोषणा पत्र कहा। देश का कोल्लम, जो कि केरल में है, भारत संविधान साक्षर जिला बन गया, जिसमें संविधान के सभी बिंदुओं के बारे में 10 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोग जानते शिक्षित थे। देश के केरल प्रथम पूर्ण ई-शासित राज्य बना, क्योंकि केरल में नागरिकों को इंटरनेट सेवा तक पहुंच को केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट अधिकार प्रदान किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान का पॉलिटिक्स का एक टॉपिक कंप्लीट किया है। उसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है, तो हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट किया है। अब कल मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो या ऑडियो आपके सामने लाऊं, और इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरे वीडियो को। थैंक यू।